वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2022 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 11 की। यह प्रश्न है, राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार करें, 250 शब्दों में उत्तर दें। यह बात आपको स्पष्ट है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में सिर्फ शासक नहीं बदले। ऐसा नहीं हुआ कि मुग़ल साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य आ गया, बल्कि उसके साथ साथ वो समस्त नीतियाँ भी बदल गईं, जिसे हम राजनीतिक नीतियाँ, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं और विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हम बदलाव भी देखते हैं। और इस पूरे दौर में, अंग्रेज़ों के आने के इस पूरे दौर में हम देखते हैं कि एक जो इससे पहले साम्राज्यों की जो अवधारणा थी, जो जहाँ तक जितनी भी भौगोलिक स्थिति को अपने अंतर्गत कर सकता था संघर्ष के साथ, वह उसका राज्य होता था और उसके लिए कोई विशिष्ट तरीके से उन्हें परिभाषित करना किसी क्षेत्र को वह नहीं होता था। अंग्रेज़ों ने यह पहली बार किया और इस तरह का विश्लेषण कि जो साम्राज्य जीता है, उस साम्राज्य जिस इलाके को जीता है, उन्होंने जिस इलाके को अपने साम्राज्य में मिलाया है, उस इलाके की प्रशासनिक स्थिति क्या होगी, उस इलाके में राजनीतिक स्थिति क्या होगी, उसकी आर्थिक विशेषता या आर्थिक स्थिति क्या होगी, वहाँ पर भू राजस्व की कौन सी प्रणाली लागू होगी, इन तमाम तरह की चीज़ों पर सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर, यानी अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आकर विचार करना शुरू किया और उसी तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य को सजाने की कोशिश की। आप ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका मूल जो था वह मूल यूरोपीय व्यवस्था के अंतर्गत था और वही यूरोपीय व्यवस्था का वह मूल स्वरूप जो है वह हमारे यहाँ स्थापित करने की अंग्रेज़ों ने कोशिश की। और इस तरह से उनके साम्राज्य को भी अलग अलग हिस्सों में विभाजित करके अलग अलग हिस्सों के नाम से जाने जाने का जो पूरा प्रचलन है वह अंग्रेज़ों ने शुरू किया। 1857 से पहले जब वो अंग्रेज़ भारत आए और 1757 में उन्होंने जब प्लासी का युद्ध लड़ा और उसके बाद जैसे जैसे वह अपने साम्राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते गए, वैसे वैसे उन्होंने उसको परिभाषित करना शुरू किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और अन्य क्षेत्रों को। 1857 के बाद हम देखते हैं कि उनके प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन में एक नए तरह का कलेवर पैदा होता है। 1860 के उनके एक्ट के तहत यह चीज़ें और भी स्पष्ट होना शुरू होती हैं। और इस तरह से दरअसल यह प्रश्न जो है वह प्रश्न दो हिस्सों में होता है। एक तो यह है कि अंग्रेज़ों के रहने तक, यानी 1947 तक अंग्रेज़ों का जो पूरा प्रशासनिक ढांचा था, राज्यों के आकार को लेकर, राज्यों के निर्माण को लेकर, और फिर उसके बाद 1947 के बाद भारत में जो इस तरह का जो प्रशासनिक ढांचा था, जिसमें नए अलग अलग राज्यों के निर्माण और कि वो जो पूरी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया दरअसल 1857 के बाद से लगातार चली आ रही है। इसी को आपको स्पष्ट करना है और इसमें इन दोनों पक्षों को लिखना है, अंग्रेज़ों के संदर्भ में भी और भारत जब 1947 में भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद भारतीय राज्य के भारतीयों के शासन के संदर्भ में भी लिखना है। तो यह इस प्रश्न में यही दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि राज्यों और प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चली एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित इस पर विचार करना है। सामान्य रूप से आप इसको वहाँ से लेकर और जम्मू कश्मीर में का जो पुनर्गठन हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य का जो पुनर्गठन हुआ है, वहाँ तक एक संक्षेप में आप इसको लिख सकते हैं और कुछ उसके महत्वपूर्ण जो वजहें हैं उनको आप समय समय पर परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि 250 शब्दों में ही आपको इसका उत्तर लिखना, इसलिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश आपके लिए इसमें नहीं है। लेकिन कुछ मुख्य बातें जो लिखनी चाहिए, जो मुझे समझ में आती हैं, वो इस तरह से होंगी। भारत में नियंत्रण के साथ राजनीतिक तथा प्रशासनिक आयोगों का गठन अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी प्रक्रिया का हिस्सा था। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना इसी प्रक्रिया का नतीजा थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने तेज़ी के साथ भारतीय प्रदेशों के पुनर्गठन अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक ज़रूरतों के मुताबिक किया। निश्चित रूप से उनकी जो पूरी की पूरी इच्छा थी, अंग्रेज़ों की दरअसल हर काम ही उनकी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक होते थे और चूँकि वह साम्राज्यवादी शोषण का हिस्सा था, भारत का साम्राज्य उनका साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण का हिस्सा था, इसलिए उनकी हर चीज़,
चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे लोकतांत्रिक भारतीय समाज में लोकतंत्र की भावना के प्रसार की बात हो, या राजनीतिक हस्तक्षेप की बात हो, या प्रशासनिक नियंत्रण की बात हो, हर चीज़ उनके उसी साम्राज्यवादी सोच और साम्राज्यवादी शोषण की जो पूरी प्रक्रिया थी उससे ही निर्धारित होती थी। उन्होंने 1857 से 1905 के मध्य प्रांत, अवध, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन किया और इसी के नाम पर बंगाल का विभाजन किया। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ वह दरअसल इसी कड़ी के अंतर्गत आता है। लॉर्ड कर्जन के समय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने वादे के मुताबिक, यह तो आपका अंग्रेज़ों की स्थिति में था जो आपने संक्षेप में लिख दिया, करीब 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको इसको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस को आज़ादी के बाद राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर करना था। यह आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस ने वादा किया था कि वह राज्यों का निर्माण करेगी और राज्यों का निर्माण का आधार जो होगा वह भाषा होगी, क्योंकि भाषा जो है वह संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके आधार पर वो करने की बात हुई थी। लेकिन हकीकत यह भी है कि जब आज़ादी मिली और उसमें पाकिस्तान बना भारत से अलग होकर, यानी भारत देश का जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे ने हमारे नेताओं को काफ़ी हद तक चिंतित किया और उन्हें इस बात का डर पैदा हो गया कि अगर वो भाषा के आधार पर इसका बंटवारा करते हैं, राज्यों का निर्माण करते हैं देश में, तो उससे कहीं ऐसा ना हो कि बंटवारे का जो सिलसिला है वह कहीं और बढ़ता जाए। और इस डर के कारण वो उसमें देर करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जहां आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, उन क्षेत्रों में इस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण की वकालत होने लगी और उसमें काफ़ी हद तक संघर्ष भी हुआ जनता के साथ, जिसका परिणाम हुआ कि 1952 में आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। और फिर 1953 में फजल अली आयोग बना जो राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में था, राज्यों के गठन के संदर्भ में था। उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद तमाम राज्यों का निर्माण हुआ। इस संदर्भ को आपको संक्षेप में लिखना होगा। स्वतंत्रता आंदोलन ने अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस को आज़ादी के बाद राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर करना था, लेकिन तत्कालीन नेताओं को यह देश की एकता के लिए खतरनाक लगा। लेकिन दक्षिणी राज्यों में भाषागत आंदोलनों, खासकर आंध्र प्रदेश में इसकी तीव्रता ने नेताओं को 1952 में सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए मजबूर किया। 1953 में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। समय समय पर अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण भी इसी आधार पर संभव हुआ। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का निर्माण मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के विभाजन से किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। हालांकि उपरोक्त 4 राज्यों का निर्माण का आधार भाषा की जगह सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, अपर्याप्त आर्थिक विकास, अंतरक्षेत्रीय असमताएं आदि मुद्दे थे। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया। ये 2019 की बात है, हाल की बात है। स्पष्ट है कि राजनीतिक और प्रशासनिक गतिशीलता के संदर्भ में राज्यों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया रही है। ये आपका प्रश्न होगा, इसका उत्तर होगा निश्चित रूप से कई राज्यों के नाम इसमें छूट गए, कई राज्यों के नाम आप लिख भी नहीं सकते थे, लेकिन जो मुख्य मुख्य पड़ाव थे राज्यों के निर्माण के, चाहे वो अंग्रेज़ों के समय रहे हों या फिर आज़ादी के बाद भारत के संदर्भ में रहे, उन मुख्य मुख्य पड़ावों को आपको लिखना होगा, जिसमें किसी तरह के कोई विवाद भी रहे हों या कुछ जो पहले भाषा के आधार पर था, बाद में हम देखते हैं कि उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों का, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का जो निर्माण हो रहा है उसमें भाषा महत्वपूर्ण नहीं हो रही है, बल्कि एक बड़े राज्य में दोनों एक अच्छा जो आर्थिक असमानता के, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता के जो क्षेत्र है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में उनका बंटवारा, उन राज्यों का, नए राज्यों का निर्माण पुराने राज्यों से अलग होकर हो रहा है, या जम्मू कश्मीर के व्यापक संदर्भ में भी इसी बात को आप देख सकते हैं। तो यह कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट पर आपको विचार करके इस प्रश्न को इस तरह से लिखना चाहिए, और ऐसे ही प्रश्न तमाम अन्य संदर्भों में भी आ सकते हैं। इसलिए कभी भी जब भी आप इस तरह के प्रश्नों पर विचार करिए तो मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर विचार करिए जो कि उस समस्या या उस मामले में किसी न किसी तरह से एक माइलस्टोन की भूमिका में रहे, यानी कि कुछ बुनियादी बदलाव आया हो उस पूरी विचार प्रक्रिया में।
क्योंकि इसी तरह की डिमांड यूपीएससी की होती है। और वो क्योंकि वो समझते हैं कि आप इस बात को जान रहे हैं कि राज्यों का निर्माण का गठन कैसे होता है, कि किस तरह से हुआ है, भारत में क्या था, भाषा का आधार क्या था, लेकिन वो दरअसल ये परखना चाहते हैं कि आप उन मुद्दों को उठा पाते हैं कि नहीं जो मुख्य पड़ाव थे इस राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।